सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड सर्कुलर रास्ते में घूमता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, या उसको सेल्स भी बोला जाता है। वेरी सिंपल में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ में घूमता है उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट या सेल। ओके, तो ऑर्बिट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस के सबसे सामने, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोल दो जरा। सर के सेल। यस, उसे हम बोलेंगे के सेल। देखो बेटा, आप लोगों ने जितना 9th 10th में पढ़ा है उसी की एप्लीकेशन है 11th 12th, और कुछ नहीं। के सेल और जो नेक्स्ट होगी एल शेल। एल सेल। ओके, एम सेल। एम सेल, एम शेल। एम सेल और नेक्स्ट एन सेल, वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग डिफरेंट वैल्यूज भी देते हैं। ए को हम लोग बोलते हैं 1, एल को बोलते हैं 2, एम को बोलते हैं 3। ओके, तो नील बोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड घरों में घूमेगी, या तो के सेल में, या तो एल सेल में, या तो एम सेल। ऐसा नहीं कि के और एल सेल के बीच में यहाँ पे घूम रहा है, नहीं, बीच में नहीं घूम सकता है। घूमना है तो भैया यही घर में घूमोगे, और कोई जगह अलाउड नहीं है आपके लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन के एल एम बस। दूसरी पोस्टुलेट इसका हम लोग देखते हैं। While in an orbit, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर घर में रहेगा, an electron will not absorb / emit energy। देखिए ध्यान से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट बोलो या एक पर्टिकुलर घर बोलो, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा, वो किसी सोर्स से ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ही अपना एनर्जी को एमिट कर सकता है। बोलने का मतलब देखो क्या है, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक के वाला घर में है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। मानो उसकी एनर्जी, इस घर में रहने की एनर्जी है 8। मैं जस्ट बोल रहा हूं समझाने के लिए। मानो इस घर में रहने की एनर्जी है 8, तो इलेक्ट्रॉन जब तक इस घर में रहेगा उसे 8 ही एनर्जी लेके रहना है। वो ना ही किसी सोर्स से एनर्जी गेन कर सकता, मतलब ऐसा नहीं करेगा किसी से 2 एनर्जी ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। यदि 2 एनर्जी ले लेगा तो वो ये घर में नहीं रहेगा, ना ही अपना कुछ एनर्जी को वो निकाल सकता। तो इस घर में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। एक पर्टिकुलर घर में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी, और इसलिए these orbits are known as stationary energy level। इसलिए इन घरों को हम बोलेंगे स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी बोले तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल। अब देखो, सारा कहानी नील बोर का मॉडिफाई होगा, जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा उसका पॉलिश होगा, ठीक है ना। ये घर, मानो इस घर का एनर्जी 8 है, तो इस घर में जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी को 8 ही रखना। मानो इस घर का एनर्जी 12 है, तो जब तक वो इस घर में रहेगा उसको एनर्जी को 12 ही रखना। मानो इस घर का एनर्जी 15 है, तो जब तक वो इस घर में रहेगा उसको एनर्जी 15 ही रखना है। तो बोलने का मतलब क्या है कि एनर्जी जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहती है वो फिक्स्ड रहती है, इसलिए इन घरों को हम बोलते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल या स्टेशनरी एनर्जी लेवल। ओके, क्लियर। ध्यान से देखना, एन इलेक्ट्रॉन
can jump from, या बोलो, an electron can jump between orbits by absorbing / emitting required amount of energy। ये कहानी क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ऑर्बिट्स के बीच में वो जंप कर सकता है। ओके, कैसे जंप कर सकता है? या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके या तो एनर्जी एमिट करके, बट एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट। बोलने का मतलब देखो, मान लो उसको 8 के घर से 4 के घर में आना है, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में आना है, तो यहाँ पे 8 एनर्जी है, यहाँ पे 12 एनर्जी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस घर में है वो किसी रेडिएशन से, किसी सोर्स से, कहीं भी, मतलब एनर्जी लाइट सोर्स से गेन होती है या किसी रेडिएशन से, तो किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और मुझे कोई बताएगा उसको K से L सेल में आना है तो कितना एनर्जी वो गेन करेगा? सर 4 एनर्जी, सिर्फ 4 ही गेन कर सकता है, 4 से ज्यादा नहीं। वो बोलेगा कि नहीं 5 गेन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर एक एनर्जी लीव कर देंगे। नहीं, एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब 8 से 12 में आना तो 4 ही एनर्जी गेन कर सकता है। अब मानो कोई 12 वाले घर से 15 वाले में आना चाहता है, तो कितना का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा किसी सोर्स से? 3 का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा किसी सोर्स, एग्जैक्ट एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है ना। अब मानो वो 15 से 8 में जाएगा, ये 15 वाले घर से वो 8 वाले घर में जाना चाहता है, तो कितना एनर्जी वो लीव करेगा? 7 एनर्जी को बाहर की ओर निकालेगा। ध्यान से समझो, उसी से, इलेक्ट्रॉन से, इसकी बॉडी से ही, एटम से ही कुछ एनर्जी बाहर निकल जाएगी। समझे बात को? 15 यहाँ पे है, यहाँ 8 होना है, तो 7 की एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ओके, समझ गए? तो एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो गेन करना है या तो लीव करना है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए। वेरी सिंपल। ओके, अब चलो देखते हैं आगे, इसकी थर्ड तो हो गई, फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। ओके, इस स्लाइड में, इन दिस स्लाइड, इफ एनी स्टूडेंट हैव गॉट एनी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते। बेटा ये वाली स्लाइड में कोई भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते। आई सपोज डाउट नहीं हो, बोलिए सर। सेकंड वाला थोड़ा सा बताइए। सेकंड वाला बता दें, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन जब तक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में रहेगा तो वहां पे उसको खर्चा नहीं करना है, ना तो किसी से लेना है। मानो उसको K वाला घर में रहना है, तो यहाँ K का एनर्जी 8 है, तो वो वहां पे सिर्फ 8 ही एनर्जी लेके रह सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी से एनर्जी ले लिया और वहां पे रह लिया, ऐसा नहीं कि वो एनर्जी कुछ निकाल दिया और वहां पे रह लिया, ऐसा नहीं करता। या सिंपल समझो, एक होटल का कमरा है जिसमें रहने का रेंट है 100 रुपया, तो आपके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपया रहेगा तब आप वहां रह सकते हैं। यदि आपके पॉकेट में 200 रुपया है तो आप उस रूम में नहीं रह सकते। आपके पॉकेट में 99 रुपया भी है तो आप उस रूम में नहीं रह सकते। उस रूम की जो रेंट है फिक्स्ड है, वैसे ही घर की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड। समझ गए? वेरी सिंपल। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस, चलिए। एनीबॉडी एल्स? कुछ भी? देखो बेटा, आप लोग क्या करना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीन का शॉट ले लोगे तो आप इसको बाद में नोट्स बना सकते हो, या ये वीडियोस को श्रीवास्तव क्लासेस ऐप में डाली जाएगी, वहां से फिर से देख के आप लिख सकते हो। बट मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक स्क्रीन को कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 पॉसिबिलिटी हुई, चौथी पॉसिबिलिटी चौथा पोस्टुलेट में जाने से पहले
कुछ क्वेश्चन आप लोगों से। मानो एक ये एनर्जी लेवल है E2 दैट इज हायर एनर्जी लेवल, और ये एक एनर्जी लेवल है E1 दैट इज लोअर एनर्जी लेवल। अब मानो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो वो एनर्जी गेन करेगा कि एनर्जी रिलीज करेगा? रिलीज करेगा। रिलीज करेगा। और रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ऐसे रेडिएशन उससे उस इलेक्ट्रॉन से कुछ रेडिएशन निकलती है। ओके, अब मानो E2 माइनस E1 और इस एनर्जी लेवल का वैल्यू है 10, जस्ट एजम्पशन दे रहा हूं। तो ये जो रेडिएशन निकलेगा इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? 8 8 8 की होगी ना। 18 से 10 गया तो उसको 8 की एनर्जी निकालनी है, तो 8 की एनर्जी को निकाल के फेंक देगा। अब मानो यहां से वो यहां जाएगा तो किसी से एनर्जी तो भी 8। लेगा, गेन करेगा, किसी से एनर्जी को गेन करेगा। ओके, तो ये समझ आनी चाहिए आपको, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। चौथा पोस्टुलेट जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लोअर क्लासेस में, यहां पे देखिए। क्वांटाइजेशन कंडीशन। एक बार पढ़ना है इसको, एक बार इसको पढ़िएगा, सब मन में पढ़िएगा। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, पहले हम लोग उसको देखें। वन वर्ड इज देयर दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एक वर्ड है एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ। आप सभी ने रेडियस पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम। यस, मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम। यस, हम लोग लीनियर मोमेंटम बोलते हैं उसको। लीनियर मोमेंटम मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा है तो वैसी मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर। अब मानो एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रहा है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रहा है। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में चलती है तो उस सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस होता है। ओके, उस सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस होती है। तो आपको क्या करना है, लीनियर मोमेंटम को रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ से इंटू करना। समझे बात को? लीनियर मोमेंटम को रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ से इंटू कर देना है तो हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम डिफाइन होती है स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होती है सर्कुलर मोशन, जहां पे सिर्फ आपको रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ से इंटू कर देना तो आपको मिल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम आपको समझ आ गया होगा। पहले इन चीजों को, वर्ड्स को समझते हैं, फिर इट्स डेफिनेशन, मतलब इस पोस्टुलेट। h/2π, देखो बेटा, h जो है ना यहाँ एक कांस्टेंट है। h इज अ कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, h/2π को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये कांस्टेंट है, जस्ट जैसे कांस्टेंट होते हैं फिजिक्स में, मैथ्स में, इट्स आल्सो अ कांस्टेंट। h प्लैंक कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू है
6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये काम आएगी केमिस्ट्री। 2 पाई, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। बोलने का मतलब क्या है, ये h by 2 पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब नील बोर्ड ने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जहां मन तहां नहीं घूम सकता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं घरों में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं घरों में घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इस वैल्यू का मल्टीपल होगा। ओके, बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घर में घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम h by 2 पाई की मल्टीपल होगी इनटू n, और n होगा nh by 2। 2 3 4। बोलने का मतलब 1 is L cell, M cell, नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेल नंबर। ओके, ध्यान से देख लो। नील बोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं घरों में घूमेगा जहां पे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं घरों में घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू की h by 2 पाई की मल्टीपल होगी। ओके, और यदि इलेक्ट्रॉन पहला घर में घूमेगा तो उसकी एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, n के जगह में आपको 1 लिखना है, तो n के जगह में 1 रखोगे तो h by 2 पाई। ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है, ये वाला है। और केस है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू के सेल में क्या होगा, तो n की जगह 1 लिख दिया है ना, 1 h by 2 पाई, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछी जा सकती है एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू सेकंड सेल में क्या होगा या एल सेल में, तो आपको n का जगह में क्या लिखना है, 2 लिखना है, 2 into h by 2 पाई। 2 गया h by पाई कौन सा घर में, L सेल में। सिमिलरली n सेल में क्या होगा, 3h by 2 पाई। ओके, कर सकते हो इजीली। तो इट्स अ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन जहां मन तहां नहीं घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं जगह पे घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इस वैल्यू की मल्टीपल होगी। ओके, और इस लॉ को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्वांटाइजेशन शब्द का मतलब होता है कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या एंगुलर मोमेंटम का सारा वैल्यू हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैं इंटू कर रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर नंबर से ही नहीं इंटू कर रहा हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम का कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेना। तो एंगुलर मोमेंटम का कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स्ड घरों में ही घूम सकता है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था जिससे, वेरी सिंपल। ओके, ये दिमाग में रखना है। पूछ सकता है कि n सेल के लिए क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। ओके, इसको याद करो, mvr इज इक्वल टू nh by 2, एकदम दिमाग में बैठे। ओके, अब देखो आपको टाइम मिल गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या कोई डाउट है तो पूछ लो। वैसे मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम नहीं जान लो। माय नेम इज मंजित महाराज एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। ओके, चलिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है पूछो। ये आगे बढ़ो। एंगुलर मोमेंटम को किस लेटर से डिनोट करें? क्या बोल रहे हो बेटा? एंगुलर मोमेंटम को किस लेटर से डिनोट करेंगे? इट्स ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इट्स अ ग्रीक लेटर ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं। ओमेगा से कैसा होगा ओमेगा, बट अभी आपको फिजिक्स की डेप्थ में नहीं जाननी है, दीस ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन फिजिक्स, बट मतलब फिजिक्स में आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में एंगुलर मोमेंटम ओमेगा से डिनोट किया जाता है, हर जगह भी डिनोट किया जाता है। ओके, देखो कॉन्सेप्ट पकड़ो, किस चीज से डिनोट किया जाता है वो बड़ी चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना बेटा, आगे बढ़े।
यस नो? यस यस Yes, sir. यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और माइक बंद। अच्छा, आप लोगों को कोई फॉर्मूला दिया जाता है तो आप लोग फॉर्मूला को रट लेते हो कि डिराइव करते हो? रट लेते हैं सर। क्या करते हो? रट लेते हैं सर। रट लेते हैं। बेटा रटना नहीं। देखो, यदि फॉर्मूलाज को आप रटना शुरू करोगे तो इतनी बड़ी बड़ी फॉर्मूला आएगी कि आप रटते रटते परेशान हो जाओगे। तो कम से कम एक या दो बार कुछ फॉर्मूलाज को आपको डिराइव कर लेना है। तो डिराइव करने का फंडा ये होता है कि यदि आप उस फॉर्मूला को भूल भी जाओगे तो आप डिराइव कर सकते। ओके, तो वही चीज मैं अभी करने वाला हूं आप लोगों के लिए। हम लोग छोड़ो, नील बोर ने भी ये काम किया था तो हम लोग भी करेंगे। नील बोर ने डिराइव किया था, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। नील बोर ने ये जो के सेल होती है, ये एल सेल होती है, इन सब का रेडियस डिराइव कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूरी पे घूमेगा। ये के सेल का रेडियस क्या है या एल सेल का रेडियस क्या है। मतलब नील बोर ने डिराइव किया था कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर। सो हम लोग भी इसे डिराइव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूम सकता है एक न्यूक्लियस के चारों ओर, कितने डिस्टेंस पे घूमेगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन, ध्यान से देखना। ओके, आप सभी को मालूम है एक बात, कि एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमती है। ये सबको मालूम है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमती है। न्यूक्लियस में कुछ चार्ज होता है। न्यूक्लियस की चार्ज क्या होती है? न्यूट्रल। पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. आप बोलो ना, जब मोबाइल को उठा के मुंह के पास लाओ फिर बोलो तो आवाज क्लियर आएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस की चार्ज होती है पॉजिटिव। ओके, और न्यूक्लियस के चार्ज को मैं मान लेता हूं Q1 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मैं मान लेता हूं Q2। ओके, गॉट इट। अब देखिए, Q1 को मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखना। Q1 को मैं लिखूंगा Z into E। E का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज मतलब चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू। चार्ज का इससे छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है। एक प्रोटॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का यही वैल्यू होता है, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सबको मालूम है ये बात। ओके, तो न्यूक्लियस का चार्ज में लिखा Z into E। बोलने का मतलब यदि Z क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू 1.6 into 10 to the power minus 9, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब यदि इलेक्ट्रॉन सॉरी एक न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन है तो 1 into इतना, 2 into इतना, 3 into इतना, 4 into इतना। 4 क्या है, एटॉमिक नंबर है ना। तो मैं Q1 को बोला Z into E। किसी को कोई दिक्कत? आई सपोज नो। 5 प्रोटॉन है तो 5 उसका एटॉमिक नंबर होगा, 5 into चार्ज ऑफ 1। ओके, दिस इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। यदि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का बात करूं Q2 तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज को E, ठीक है ना। मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। जस्ट मैं उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, उसका वैल्यू लिख रहा हूं, दैट इज E 1.6 into 10 to the minus 9। ओके, ये तो सबको समझ आ गया होगा। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, कोई भी दो चार्ज बॉडी, कोई भी दो चार्ज बॉडी
यदि कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, आप सभी को मालूम है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? स्टैटिक फोर्स। दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, K क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है। K एक कांस्टेंट होती है जिसका वैल्यू होता है 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना? K का वैल्यू होता है, इट्स अ कांस्टेंट। आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में, ये स्टैंडर्ड 12th में आप लोग पढ़ोगे। बस फिलहाल अभी इसका वैल्यू याद रखो। K का वैल्यू होता है 9 × 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, K Q1 मतलब चार्ज 1, Q2 मतलब चार्ज 2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम R स्क्वायर। ओके, समझ गए? अब मैं इसको लिखूंगा K Q1 का जगह मैं ZE लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत? नो सर। K ZE into Q2 की जगह E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? नो। Q1 को मैंने ZE उतार दिया यहाँ से, Q2 को मैंने E उतार दिया। और आप लोग सब ये डेरिवेशन को घर में प्रैक्टिस करो, मेरे डिराइव करने से फायदा नहीं होने वाला है, आप लोगों को डिराइव करना बहुत मजा आएगा। एक बार कर लोगे तो K ZE और इसका E R स्क्वायर, तो K ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और दूसरी बात आप सुनो, कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर। कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वी कॉल इट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, वी कॉल इट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, और यहाँ पे जिस फोर्स के कारण घूम रहा है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिल रही है इट इज बिकॉज़ ऑफ दिस अट्रैक्शन। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m होता है मास चार्ज पार्टिकल, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v होता है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, r होता है रेडियस ऑफ सेपरेशन या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, m इज मास ऑफ पार्टिकल, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज सेपरेशन। ओके, तो ध्यान से देखिए, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला mv²/r होता है वो किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे। ओके, जरूरत नहीं है, नथिंग, ज्यादा दिमाग लगाने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड करती है सर्कुलर मोशन, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, एंड वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम दिस फोर्स। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो मैं लिख दिया mv²/r, तो हमें मिल गया इक्वेशन 1। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं बेटा, माइक अपना बंद रखो, कोई यदि ऑन रखो तो प्लीज। तो आई सपोज यहां तक सब समझ गए होंगे, दिस इज इक्वेशन 1। अब आप लोग सभी ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना? क्या फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ
अभी पढ़ाया था ना, MVR इक्वल टू NH बाय 2 पाई। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से V को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना, तो V को मैंने सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया और बाकी सबको नीचे भेज दिया, 2 पाई MR, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं इस इक्वेशन 2 को डाल दूंगा इक्वेशन 1 में, V का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा और मैं यहाँ पे R और A स्क्वायर को काट दूंगा। कोई दिक्कत किसी को? ये वाला R और A स्क्वायर मैंने काट दिया। ओके, अब देखिएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 in 1, V का जो 2 में वैल्यू निकला उसको मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या हो जाएगा कि ZE स्क्वायर लिख सकता हूं ना, E स्क्वायर है तो K ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, that is radius of this path, is equal to M into V का स्क्वायर है, V स्क्वायर, तो V स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है ना, वही आएगा। देख लो सब, M तो पहले से था यहाँ पे और V स्क्वायर क्या है, N स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर। सबको समझ आ रही है? वेरी सिंपल, उतार रहा हूँ सिर्फ, डेरिवेशन तो वही चीज होता है, दिमाग लगाना इधर से उधर। तो इसमें क्या क्या कटेगा, ये R कट जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर है कट जाएगा, ठीक है ना। और क्या कटेगा, ये स्क्वायर और ये M कट जाएगा, ठीक है ना। अब R को मैं सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा, R को मैं इधर ले आया, ठीक है ना, R को उठा के मैं ऊपर ले आया, इट इज इक्वल टू N स्क्वायर H स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर MK ZE स्क्वायर, वही ना आया, R गया इधर, N स्क्वायर H स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर M 4 पाई स्क्वायर M K ZE स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बेटा, दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इतना बड़ा फॉर्मूला आप याद कर सकते हो? आईआईटी मेंस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा गया है कि इसको थोड़ा चेंज कर दिया, इसको क्या कर दिया, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m हटा दिया k z स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे दिया 4 पाई m k स्क्वायर z स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे दिया z स्क्वायर e टू द पावर 4। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इतना बड़ा फॉर्मूला तो आप डिराइव भी नहीं कर सकते, मतलब याद तो नहीं कर सकते हमेशा। तो सिंपल तरीका क्या है, k q1 q2 r स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स के v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे बना लिया, फिर यहाँ से v का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिया, जस्ट r को काटा और निकाल लिया यहाँ पे। ओके, तो ये आगे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी मेंस में 4 नंबर का। जो सारे चीज है उसको हम लोग देखते हैं, इनका क्या क्या नाम है। n जो है वो क्या होती है बोलो तो, n क्या होती है, ऑर्बिट नंबर, शेल नंबर, ठीक है ना। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, सबको पता है h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k अभी मैंने बता दिया k का वैल्यू सबको, z एटॉमिक नंबर और e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोगों को मुझसे बताना है एक चीज कि इतना सारा जो मैं चीज लिखा उसमें से कौन चीज का वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा। एक h का वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा, प्लैंक कांस्टेंट जिसको मैंने बता दिया उसका वैल्यू क्या होता है, कभी नहीं चेंज होने वाला वैल्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं चेंज होने वाला वैल्यू है, वो सेम रहती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं चेंज होने वाला वैल्यू है। k भी एक कांस्टेंट होती है जो बता दिया आपको अभी। तो इस फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ
वेरिएबल जो है n² है और z है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट, देखो फॉर्मूला कितना आसान था, सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दिया गया। h का वैल्यू 6.626 into 10 to the minus 10 पुट कर दिया गया। वो पाई स्क्वायर आपको मालूम ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया गया, k का वैल्यू डाला गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला गया। तो जब सब सिर्फ 0.529 और n² तो वेरिएबल है, डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम। ओके, आप सभी को मालूम होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 10 मीटर। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम 1 into 10 to the minus 10 मीटर होती है। ओके, तो ये फार्मूला अब छोटा हो गया, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो ये फार्मूला छोटा होके क्या बन गया, ये फार्मूला छोटा हो गया, ये सारे वैल्यूज को हम लोगों ने पुट कर दिया, ये फार्मूला बन गया Rn is equal to 0.529 n² by z एंगस्ट्रॉम। तो इसमें सिर्फ क्या बचा, सेल नंबर और एटॉमिक नंबर, सेल नंबर एटॉमिक नंबर। अब आपको किसी का निकालना है वैल्यू, पहला सेल का वैल्यू निकालना, R1 का वैल्यू, तो आप मानो हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना, तो R1 पहला घर के लिए, तो n की जगह 1 डालो, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 डालो, तो निकल जाएगी वैल्यू पहले घर की। दूसरा घर का निकालना है तो 2² हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 डालो, निकल जाएगा रेडियस। इतना सिंपली उन्होंने रेडियस निकाल दिया जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। पर एक सबसे बड़ी इस फार्मूला में डिफेक्ट थी कि आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि नील बोर का फार्मूला दुनिया में हर जगह लागू है, पर नहीं, नील बोर का फार्मूला जो होता है, सिर्फ ध्यान से सुनना मेरी बात को, सिर्फ और सिर्फ फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नील बोर का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उस एटम के लिए लागू है या उस आयन के लिए लागू है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जैसे H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होती है ना। यस सर। He प्लस, इसका मतलब समझ रहे हो ना, हीलियम में होती है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 यूनिट चार्ज आ जाएगा इसमें, तो He प्लस, तो He प्लस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। Li2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई बताएगा मुझे? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। Li लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो न्यूट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। तब ना 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। समझ गए बात को, अंडरस्टूड। तो He प्लस Li2 प्लस सिर्फ उन्हीं के लिए ये लागू है, ओके। सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये लागू है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में ये रखनी है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पहला घर में है मानो, और वो एनर्जी गेन करके पहला घर से दूसरा घर में चला गया, तो इसका रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो एनर्जी गेन करके फिर यहां से तीसरा घर में चला गया, तो इसका आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। पर यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आप वहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ, देखो आप लोगों ने पढ़ा था नील बोर हर जगह लगा दो, नहीं, नील बोर का कहानी हर जगह नहीं लगेगा। नील बोर का कहानी सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, ओके। आई सपोज इस डेरिवेशन को सब और सब प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फार्मूला याद कर लो, K(Q1Q2R2) आ जाएगा बराबर mv²/r। ये v के जगह में यहां से v डाल देना, डाल दी, काटाकुटी करो, r को सब्जेक्ट का फार्मूला बनाओ, सब कट हो जाएगा, ये आ जाएगा। जितना कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। सारे कांस्टेंट को पुट करने के बाद ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, पुट कर दो, आ गया, बस हो गया n²/z, निकल गया रेडियस। कितनों को समझ नहीं आया,
समझ आ रही है ना बेटा? ओके, आई सपोज एक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में वीडियो को देख लेना। के का वैल्यू मैंने लिख दिया 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन, बाद में पढ़ूंगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम के लिए मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिराइव करना घर में आप लोग ये सब चीज। ये मैं मानता हूं पहला सेल है, ए सेल, ठीक है? ये मानता हूं मैं दूसरा सेल है, एल सेल, ये एम सेल और ये एन सेल। ओके, अब बोलो इस तरह कितना दूर दूर काहे बनाएगा? ये इतना सामने, ये वाला इतना दूर हो गया, इन दोनों के बीच में और ज्यादा दूरी लग रही है देखने में, इसके बीच में और ज्यादा दूरी लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहला सेल मान लो के सेल, ओके, पहला सेल हम मान लिए के सेल, इसको मैंने माना दूसरा सेल एल सेल, तीसरा सेल एम सेल, चौथा सेल एन सेल। ओके, जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर करके आगे बढ़ सकते, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, आप लोगों के पास एक फार्मूला है, Rn = A0 n² एंगस्ट्रॉम। ये फार्मूला है रेडियस निकालने का। ओके, यही फार्मूला को मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है? मैं हाइड्रोजन एटम के पहले घर का रेडियस निकालूंगा, R1, ठीक है ना? R1 A0 नहीं करेगा, 0.529, ओके, इट वाज 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, यही फार्मूला था ना? ओके, अब R1 0.529 पहला घर है, तो n की जगह में मैं लिखूंगा 1²। और हाइड्रोजन एटम का Z का वैल्यू क्या होता है? हाइड्रोजन एटम का Z का वैल्यू क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 सर 1 होता है एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन एटम के पहले घर का जो रेडियस होता है इट्स 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं A0। देखो ध्यान से, A0 का मतलब होता है ये वैल्यू, सारे फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट करते जाते हैं। 0.529 एंगस्ट्रॉम को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं A0, ओके? तो A0 एक्चुअली दिस इज नोन एज बोर्स रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस, ओके? इसको हम लोग बोलते हैं बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस होती क्या है? इट इज द radius of first orbit of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पहले घर के रेडियस को हम बोलेंगे A0। ध्यान से सुनिए, ये सब एजम्पशन है जो दिमाग में रखनी है, बाद में काम आएगा। A0 क्या होता है? रेडियस पहला घर का, किसका? हाइड्रोजन एटम का, ओके? जिसका वैल्यू होता है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 0.529 एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम, इट्स बोर रेडियस, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? अब ये फॉर्मूला बन गया 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह में मैं क्या लिखूंगा?
ए नॉट ए नॉट 0.529 एंगस्ट्रॉम को रिसेंबल करता है, उसको बताना है। ये फॉर्मूला क्या हो गया, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉम उसी में चल गया और ये फॉर्मूला नया आ गया। ओके, तो बेटा आपने पहले घर का निकाल लिया, पहला घर का होता है ए नॉट। अब हम लोग काम करते हैं दूसरा घर का निकालते हैं R2। तो R2 निकालते हैं, चलो इस फॉर्मूला से R2 ए नॉट दूसरा घर 2 है ना, 2 स्क्वायर 4 और z का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो R2 का जो वैल्यू आया 4 ए नॉट आया, 4 गुना ए नॉट। मतलब देखो यहां से यहां का दूरी जो था वो ए नॉट का था, ये दूरी जो था ए नॉट का था। ओके, यहां से यहां दूरी है ए नॉट का। दूसरा घर कितना दूरी पे है 4 ए नॉट पे है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से कितना दूरी पे है 4 ए नॉट, ये सिर्फ ए नॉट तो ये 4 ए नॉट दूरी पे। तीसरा ये तो दूसरा घर का है, यदि तीसरा का मैं आपको कैलकुलेट करने बोलूं तो तीसरा का कितना आएगा, आप लोग बोलो मुझे 9 कितना आएगा 9 ए नॉट। 9। यहाँ पे ए नॉट की जगह में ए नॉट, एन की जगह में 3 स्क्वायर हो जाता है 9 और 9 ए नॉट और z की जगह में 1 ही रहेगा, तो R3 हो जाएगी 9 ए नॉट। R4 कितनी हो जाएगी 16 ए नॉट। R4 हो जाएगी 16 ए नॉट। आप देखो इसको ध्यान से देखो, 4 ए नॉट ठीक है, ये वाला आ गया कितना 9 ए नॉट, ये वाला आ गया 16 ए नॉट। तो दूरी देखो इसका और इसका बीच में दूरी कितना है 3 ए नॉट का है ना, 4 ए नॉट माइनस ए नॉट 3 ए नॉट। इसका जो बीच में दूरी 5 ए नॉट का है ना, 5 ए नॉट का दूरी है, और इसके बीच में जो दूरी है दैट इज 7 ए नॉट का दूरी है। तो बोलने का मतलब क्या है, देखो बड़ा अच्छा चीज सब है, मजेदार चीज सब है कि न्यूक्लियस के सामने जो पहला सेल है बहुत सामने है, दूसरा सेल और पहला सेल के बीच में दूरी जो है थोड़ा ज्यादा है, मतलब दूसरा सेल और तीसरा सेल के बीच में दूरी और ज्यादा है, तीसरा सेल और चौथा सेल के बीच में और ज्यादा दूरी है, चौथा और पांचवा में और ज्यादा दूरी है। तो जो सेल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन जंप करके जाती है वो दूरी बढ़ते चल जाती है जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाते हो, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आई हुई है आईआईटी में कि अरेंज करने बोला गया था, मतलब 4 ऑप्शन दी गई थी और बोला गया था कौन सही अरेंजमेंट, R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3, R5 माइनस R4, कौन सबसे बड़ा है दूरी, ये ऐसे जाएगा कि ऐसे, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए कि उल्टा होना चाहिए, उल्टा 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 होना चाहिए, वेरी उल्टा उल्टा हो। जैसे ही दूर जा रहे हो दो सेल के बीच में दूरी बढ़ते चल जाती है। ओके, ये दिमाग में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको चेंज कर दिया गया था, वो लोग ऐसे किए थे या किसी को बीच में आगे पीछे डाले थे, तो ये दिमाग में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्स के बीच में जो दूरी है वो इंक्रीज करते चल जाती है जैसे आप सेल से दूर, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम के डेरिवेशन है, आपको जो याद रखने की चीज है, फॉर्मूला बन गया 0.529 by z एंगस्ट्रॉम। 0.529 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, पहले घर का रेडियस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए नॉट, मींस बोर्स रेडियस, बोर की रेडियस। और बोर की रेडियस क्या होती है, रेडियस पहला घर का हाइड्रोजन एटम का। ओके, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला बन गया ए नॉट टाइम्स by z। इससे मैंने निकाल लिया पहला घर का सिर्फ ए नॉट, दूसरा घर का 4 ए नॉट, 9 ए नॉट, 16 ए नॉट। कंसंट्रेशन से देखोगे तो बड़ी मजा आएगा, कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करना है। ओके, हाँ एक क्वेश्चन ये बनाएगा, चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन कुछ करवाते हैं।
समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सर। आ रहा है तो एक ही बच्चे को समझ आ रहा है, बाकी को नहीं समझ आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर, नो सर, कोई नो सर बोलो। कोई नो नहीं, सर। सबको समझ आ रहा है, ठीक है, चलो अच्छी बात। और पढ़ोगे कि दिमाग फुल हो गया? सर पढ़ेंगे। यस, यस और सर। पढ़ना है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है? आप लोग भी पी लो, 1 मिनट। श्योर सर। कौन निकालेगा बोलो? He प्लस आयन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, दो होती है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसी के लिए है। तो पहला घर का कौन बताएगा मुझे? फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन है किसी को तो। Rn = A0 n²/z। A0 के टर्म में ही बताओ, यही फॉर्मूला अप्लाई करो। बताओ पहला घर R1 A0 की जगह में A0, पहला घर है तो n की जगह में 1 A0/2। क्या लिखा है? z की जगह A0/2। क्या 2 सर, 2 लिखेंगे? 2 2 लिखेंगे, सर। यस, क्योंकि इसकी होती है z की वैल्यू 2 होती है नेगेटिव, तो R1 जो होगा इसके लिए आएगा A0/2, ठीक है ना? A0/2। R2 जो आएगी, R2 आएगी, ओके, 2A0। R2 क्या आएगी? A0, ठीक है ना? A0 1 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर, दूसरा घर है तो 2 स्क्वायर, ठीक है ना? दूसरा घर मींस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 2, है ना? स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो R2 का वैल्यू आ जाएगा A0, ठीक है ना? R3 का वैल्यू क्या होगा? A0 सर into सर ओएस। सर 2A0। R2 2A0। ड्रॉप कर ही सकते हो, ठीक है ना? Rn R3 कर दिया, A0 n का वैल्यू कितना लेंगे? 3 है तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/2, है ना? ये हो जाएगी 4.5 A0, निकल जाएगा। सिमिलरली आप इसको एज अ होमवर्क कर सकते हो, कर लोगे ना? ओके, यस सर। यस सर। एज अ होमवर्क करना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता हूं जो एक स्टेट एग्जामिनेशन की इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछी गई थी, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, वो आपको बनाना है। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, if the radius of second orbit of Li2 plus is equal to x, then calculate the radius of first orbit of He plus in terms of x। चलो बनाओ, कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को? 2 मिनट टाइम देता हूं, स्टेट एग्जामिनेशन की क्वेश्चन है ये। रेडियस दूसरा ऑर्बिट का लिथियम आयन का दिया हुआ है x, बोला गया है आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ पहला ऑर्बिट ऑफ He प्लस,
इन टर्म्स ऑफ x। Sir, ऑप्शन दिए x हुए, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, क्या होगा? sir x is equal to a0/2 वो तो for x first निकाल, आप पुट करो, आगे बनाओ। क्या नाम है आपका? sir Piyush वेरी गुड, आगे बनाओ, बन जाएगा। सर बोलिए। 3x/8। गुड, क्या नाम है बेटा आपका? सर अंजलि। अंजलि, वेरी गुड अंजलि, ओके, राइट आंसर। और काफी अच्छे समय में भी आपने बना लिया। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। सेकंड का निकालने का बोला गया है, Li2+, ठीक है ना? तो फॉर्मूला होती है a0 n² n², तो 2² क्या हो जाएगा 4, और z होता है इसके लिए 3, लिथियम के लिए z होती है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरा नंबर पे, टॉपिक नंबर 3। तो R2 लिथियम का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो मैं उसके लिए लिख दिया x इज इक्वल टू a0/4/2। तो a0 को मैं सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लिया, क्योंकि a0 इसमें भी आएगा, उसको मैं x के टर्म में पहले ही, a0 इज इक्वल टू 3x/2, ठीक है, a0 निकल गया 3x/2। अब मैं दूसरा निकालता हूं, ओके, R1 किसका, हीलियम का हो गया a0 n² हो गया 1 बाई z हो गई 2, हीलियम की 2 होगी है, a0 की जगह में आपको 3x/4 लिखना है, और नीचे में 2 है, तो R1 आ जाएगी 3x/8। आ गया ना, वेरी सिंपल, समझ आ गई सबको? सिंपल सी न्यूमेरिकल थी, सिर्फ वैल्यू पुट करना था, n²/z का वैल्यू, n का वैल्यू 2² 4, z 3 लिथियम के लिए, बस a0 को लिख लिया ऐसे, इसमें डाल दिया फॉर्मूला, हो गया। ओके, गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और केमिस्ट्री इज नॉट अ रटने का सब्जेक्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि 8-9 में केमिस्ट्री रटते हैं, नहीं, केमिस्ट्री इज अ लाइफ साइंस, आपके चारों ओर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है, यदि आपको ये देखना है तो श्रीवास्तव क्लासेस के ऐप पे जाके मेरी पहली लेक्चर को देखना, जो मैं वेलकम लेक्चर देता हूँ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ, केमिस्ट्री किस तरह हम लोगों को चारों ओर सराउंड करके रखता है। केमिस्ट्री पढ़ना मतलब ह्यूमन नेचर को समझना, अपने सराउंडिंग को समझना, इस सराउंडिंग के पेन को खत्म करना। दुनिया में बीमारियां उत्पन्न हो रही है, डॉक्टर देखेगा काम नहीं चलेगा, दवाई देना पड़ेगा, दवाई केमिकल्स होते हैं, ओके, तो किसी का पेन को भी खत्म करना है तो केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, आपके पास सफिशिएंट रीजन होती है केमिस्ट्री पढ़ने की, ओके, तो ध्यान से पढ़ना है, ये रटने की कदापि कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आईआईटी और मेडिकल में सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं, कम टाइम में बनते हैं, और इसमें मैक्सिमम स्कोरिंग, यदि आप इसे टूटोगे नहीं तो ये मैक्सिमम स्कोरिंग, ओके। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब हम डिराइव करेंगे एक और चीज, दैट इज डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। दिस वन इज डेरिवेशन। देखो नील बोर ने क्या क्या निकाला था, इलेक्ट्रॉन कितने दूरी पे घूमेगा, मतलब कौन से रेडियस में घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, के सेल का रेडियस कितना है, एल सेल का रेडियस कितना है, एम सेल का रेडियस कितना है, निकाला था। साथ में नील बोर ने यह भी निकाला था कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, ओके, डेरिवेशन of velocity of electron, ठीक है ना? आप सभी ने पढ़ा है एज पर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mvr is equal to nh by 2 pi,
पढ़ा है, सबने पढ़ा है, तो मैं यहाँ से v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा। ओके, v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये बन जाएगा nh/2 पाई mr। ठीक है ना? बड़े r का वैल्यू क्या होता है? r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। ये अभी डिराइव किया मैंने, ठीक है ना? ये अभी डिराइव किया है। ओके, ये रेडियस का फॉर्मूला होगा ये 2, ये इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, r का वैल्यू इसमें डालूंगा, r का वैल्यू इसमें डालूंगा। तो r का वैल्यू जब मैं इसमें डालता हूं तो क्या होगा देखना, ये v है बेटा, v इज इक्वल टू nh by 2 pi m। r डालूंगा तो n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे में लिखाएगा, फिर बाकी ऊपर चले जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ये r नीचे में है तो n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे है, ठीक है? तो नीचे में लिखाई into n स्क्वायर h स्क्वायर m k z स्क्वायर, ठीक है ना? ऊपर में चला गया जो ये वाला चीज था, ऊपर में। अब आप सबको काटो, क्या क्या कटेगा? कटेगा आपका पाई कटेगा, स्क्वायर 2 n स्क्वायर h स्क्वायर 2 कटेगा, ओके, m कटेगा, ठीक है ना? ये और n स्क्वायर कटेगी, ये भी स्क्वायर जाएगा, n h का भी स्क्वायर जाएगा, h जाएगा, ओके। बचेगी क्या देखो, b इज इक्वल टू 2k ze स्क्वायर बाय nh, यही ना बचा। देखो पाई भी बचेगा, ये पाई है ना, और कुछ बचेगा तो आप देख सकते हो, डिराइव करना, रटना नहीं है इसको, कभी भी नहीं रटना। घर में आज के आज बच्चों डिराइव करना, ठीक है? और 2 बार में ये याद ही हो जाता है, 2 बार डिराइव करो तो मैं इट्स अ रिटन थिंग, याद हो जाती है। 2 बार डिराइव करो, याद हो जाता है। 2 पाई k z स्क्वायर बाय nh। अब इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है, कांस्टेंट क्या क्या है, ये पूरी एक कांस्टेंट है। 2 पाई k कांस्टेंट है, i कांस्टेंट, k की कांस्टेंट वैल्यू होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन v कांस्टेंट होता है, h प्लैंक कांस्टेंट, मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया, h की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो क्या बचा, ये सारे कांस्टेंट के वैल्यू को यदि आप पुट कर दो, सारे कांस्टेंट के वैल्यू यदि आप पुट करते हो तो आपको मिलती है, आप कर सकते हो कैलकुलेट, आपके पास इतना टाइम है तो घर में करना, 2 × 3.142 × 9 × 10 to the power 9, 1.6 × 10 to the power -19, n तो वेरिएबल रहेगा, वो बचेगा, h 6.626 × 10 to the power -34, वो आएगी लास्ट मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगी v इज इक्वल टू 2.18 × 10 to the power 6, ये आती है 2.18 × 10 to the power 6 z/n मीटर पर सेकंड। वेरिएबल में बचा z, एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर, ओके। आप उसका एटॉमिक नंबर डालो, आप उसका ऑर्बिट नंबर डालो और आ जाएगी आपको आंसर। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखना है, v में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फॉर्मूला का ऊपर में मतलब होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा, ओके। और v इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका सेल का नंबर बढ़ते चल जाएगा तो वेलोसिटी जो है वो घटती चल जाएगी, ओके। सेल की नंबर यदि बढ़ेगी तो वेलोसिटी घट जाएगी, ओके। तो ये दिमाग में, ओके, इंपॉर्टेंट चीज है। ये फॉर्मूला तो एकदम आपको याद ही रखनी है, क्वेश्चंस आएंगे। 2.18 × 10 to the power 6 z/n मीटर पर सेकंड, ओके। बड़े डेरिवेशन समझ आई? कुछ नहीं है, ये वाला मैंने पहले आप लोग को याद करवा दिया। mvr = nh/2π, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं घूमेगी जहां पे h/2π का मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम। v का सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला r को पटक के यहां पे डाल दिया,
ओके, डिराइव हो गया पूरा फॉर्मूला। बाकी सब जो कांस्टेंट थी वो कांस्टेंट थी, ये सब आ गया। आप कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, एक और डेरिवेशन करते हैं हम लोग, डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड। डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि एक पूरी रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लेता है एक इलेक्ट्रॉन एक सेल में। ओके, तो आप सभी को मालूम है, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सबको मालूम होती है। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। यदि टाइम निकालना है तो टाइम को लिख सकते हो आप डिस्टेंस बाय स्पीड। इलेक्ट्रॉन को घूमना है तो किस डिस्टेंस में घूमना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो इलेक्ट्रॉन को जो पूरा डिस्टेंस 2 पाई आर, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस जो पूरा कवर करेगा इट्स 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो होती है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, और स्पीड मतलब डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है हर जगह रेवोल्यूशन, तो मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं 2 पाई आर बाय 2 पाई आर बाय v। तो टाइम पीरियड, देखिए ध्यान से, टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए एक सेल में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाय v। 2 पाई तो कांस्टेंट ही होता है, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बाय वेलोसिटी। ओके, रेडियस बाय वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल। आपको ये मालूम है आर एन इज प्रोपोर्शनल टू ए एन एन स्क्वायर बाय जेड, यही होता है ना, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। तो आर किससे प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर बाय जेड से प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ए नॉट तो कांस्टेंट होती है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। और वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, z by n, ठीक है। तो यदि मैं लिखूं यहाँ पे इज प्रोपोर्शनल टू r डिवाइडेड बाय v, लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू r डिवाइडेड बाय v। r किससे प्रोपोर्शनल होता है, मैं यहां से उठा लिया n स्क्वायर बाय z से। ओके, तो डिवाइडेड बाय v मतलब क्या हो गया, इनटू v कर दूंगा, इनटू 1 बाय v, है ना। 1 बाय v है तो यहां से मैं z बाय n उठाऊंगा तो n बाय z है ना, n बाय z। तो n चल जाएगी ऊपर और z आ जाएगी नीचे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब्ड बाय z स्क्वायर। ओके, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट भी कर सकते हो, r बाय v, v का जगह में आप क्या लिख दोगे, n by z लिख दो। ओके, अंडरस्टूड। तो ऊपर चल जाएगी, फिर आपको कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। देख लो ध्यान से बेटा, एक बार और मैं डिराइव कर देता हूं, कंफ्यूज मत हो। t इज प्रोपोर्शनल टू r, r के जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं, n स्क्वायर बाय z, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय v है, तो v के जगह में लिखा मैंने z बाय n। ओके, डिवाइडेड बाय v, z बाय n। तो t इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z इनटू, उल्टा हो जाएगा, इनटू n by z, y ना इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z। ये आपको दिमाग में रखना। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। ओके, ये कहां काम आएगा, जहां पे आपको रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देता हूं मैं,
इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। वेरी सिंपल, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r by v। r किससे प्रोपोर्शनल है? n square by z डिवाइडेड बाय v z by n। z by n उल्टा हो गया, n by z, n cube by z। ओके, क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, आप उसको बनाओगे बेस्ड ऑन दिस। Calculate the ratio of T in third P Li2 plus and second period of second cell of H plus। निकाल सकते हो? बोला गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड बोला गया है इन थर्ड सेल ऑफ Li2 plus एंड सेकंड सेल ऑफ H plus। ओके, तो रेशियो निकालना है तो आप लिख सकते हैं T1 by T2। ओके, तो T1 जो है वो किससे प्रोपोर्शनल होगा? इसका मैं लिख सकता हूँ T1 मींस N1 स्क्वायर by Z1 स्क्वायर, पहला वाला का डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर by Z2 स्क्वायर। ओके, N1 स्क्वायर कौन है? लिथियम को N1 मानता हूं तो कौन सा घर बोला है? तीसरा घर। ओके, तीसरा घर, तो तीसरा घर तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। ओके, और Z स्क्वायर, Z कितना है लिथियम का? Z कितना होता है लिथियम का? 3 होता है। ओके, तो सॉरी ये n क्यूब होती है और ये वाला भी क्यूब होता है, तो 3 क्यूब by 3 स्क्वायर। ओके, T1 का आ गया 3 क्यूब by 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। N2 क्या है? हीलियम का पूछा है। सेकंड से मतलब 2 क्यूब। ओके, 2 क्यूब सेकंड सेल ऑफ He प्लस। He का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 स्क्वायर। नहीं है ना? आप इसको उल्टा पुल्टा करके निकाल लोगे जो आंसर आ जाएगी। ओके, यदि आपको सॉल्व करो ऐसे कितनी आ जाएगी? 3 2 3 1 है तो 3 टू द पावर 1 और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 माइनस हो जाएगी ना, ऊपर जाएगी तो 3 क्यूब माइनस स्क्वायर तो 3 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 तो 3/2। आई आंसर? गॉट इट? वेरी सिंपल सम है। इस टाइप के रेशियो का इस्तेमाल, देखो प्रोपोर्शन आपको यदि पता चल जाता है तो आप रेशियो में डायरेक्ट लगा सकते हो T1, क्योंकि कांस्टेंट तो सारा कट ही जाता है ना। यदि मैं इसको ऐसे बनाता T = 2 pi r by v करके, तो 2 pi r को तो कटना ही था ऊपर नीचे रेशियो में, तो इससे प्रोपोर्शनल का मजा वहीं पे आता है। यदि आपको वेलोसिटी के भी क्वेश्चन, देखो दिमाग तो खोलना पड़ेगा, क्वेश्चन जो आते हैं आईआईटी में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आने का, थोड़ा दिमाग लगाना। जैसे वेलोसिटी का मैं बताया इज प्रोपोर्शनल टू z by n, बोला आपको, तो मानो क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन दिस एंड दिस, तो 2.18 into 10 to the power 6 लिखने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि v1 by v2 में तो वो तो कटना ही है, सिर्फ z by n ही पे डिपेंड करता है ना, तो डिवाइड मार दो आंसर आ जाएगा। तो ये तो सारी कहानी हुई इसकी। कोई डाउट बेटा किसी को? ये न्यूमेरिकल समझ में वेरी सिंपल, T1 n1 क्यूब by z1 स्क्वायर, T2 डिवाइडेड बाय n2 क्यूब by z स्क्वायर। खाली मैंने वैल्यू डाला है और कुछ नहीं किया, काटा आंसर आ गया। ओके, तो दिस इज ऑल। कोई डाउट तो पूछो। नो सर। एनीबॉडी? नो सर। नो सर। No, sir. देखो आज डेरिवेशन को मैं यहीं तक रखता हूँ, कल लास्ट मतलब आज जो एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। ओके, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू फॉर टुडे। जितना पढ़ाया प्लीज उसको पढ़ के आना, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास। और जब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ तो सारे क्वेश्चन या तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, या तो आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, या कोई स्टेट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, या हम लोगों की जो टेक्निकल टीम होती है वो कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं
जो प्रोबेबल होते हैं कि आने वाले आईटीज के एग्जाम में आए, तो वैसे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप लोगों को। तो प्लीज कम प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी बच्चा बिना पढ़े नेक्स्ट क्लास में नहीं आए, नहीं तो समझ नहीं आएगी आगे की चीज। और जितनी डेरिवेशन करवाया सबको करना है। सब करके आओगे कि नहीं करके आओगे? कर लेंगे। आएंगे सर। सब बोलो Yes, एक एक sir. करके। हाँ 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 सर।